Himachal Pradesh University, Shimla. He is an experienced academic and journalist, bringing a wealth of industry knowledge and academic expertise to the university. Before joining Himachal Pradesh University as a faculty member in 2016, he spent over 25 years working extensively as a journalist in newspaper reporting. He has previously also served as an honorary advisor to the Governor of Himachal Pradesh at the Raj Bhavan. Today's topic that he has taken up is Beyond Headlines, Role of Media in Disaster Awareness and Risk Reduction. Everybody, Professor Shashikant Shetty. बलजीत जी, डॉक्टर घोष, स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, 2 साल के स्पीच के बाद आपने जो उनका एक बहुत एलैबोरेट वो सुना, तो मैंने भी जो चीजें आज आपके लेक्चर के लिए तैयार की थी उसको थोड़ा चेंज किया है, क्योंकि एक माहौल जो बना हुआ है, मुझे लगता है कि मेरा टॉपिक उससे भी रिलेटेड है, तो हम उसी को डिस्कस करें तो बेटर रहेगा। डॉक्टर घोष ने जो स्ट्रेस की बात की, मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा स्ट्रेस आदमी को अगर है तो वो सर्वाइवल और डेथ और लाइफ उसके बीच में ही है, और डिजास्टर उसका एक बहुत बड़ा पार्ट है। और क्योंकि हम शिमला में रहते हैं, आप कांगड़ा में रहते हैं, तो हम एक ऐसी जगह पे रहते हैं जहां के डिजास्टर के लिए पूरा इंडिया आज, अगर आप स्टडीज कर रहे हैं डिजास्टर से रिलेटेड या अगर आप देख रहे हैं, तो अर्थ क्वेक के हिसाब से शिमला और कांगड़ा एक बहुत ही ऐसा प्रोन एरिया है कि ये सिस्मिक जोन 6 और 5 के बीच अभी कहीं लैंड कर रहा है। और पता नहीं आप में से कितने लोगों को पता है कि रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हिमाचल को मॉडल स्टेट सेलेक्ट किया है फॉर अर्थक्वेक से रिलेटेड डिजास्टर के लिए, जो उसकी तैयारियां और जो उसका क्विक रिस्पांस के लिए। और आईआईटी बॉम्बे ने इस पर बहुत बड़ी स्टडी की है, पर्टिकुलरली इन शिमला, और दे हैव आल्सो प्रिपेयर ए रिपोर्ट कि अगर डिजास्टर होता है, अर्थक्वेक रिलेटेड डिजास्टर होता है, तो पर्टिकुलरली इन शिमला किस तरह से हम उसका किस तरह से सामना कर पाएंगे। और कांगड़ा में क्योंकि 1903 में ऑलरेडी एक भूकंप आ चुका है, और हालांकि कोई प्रेडिक्शन भूकंप के बारे में कभी नहीं हो सकती, लेकिन एक बिलीफ है कि आफ्टर एवरी 100 ईयर्स कोई भी जो हिस्ट्री है वो अर्थक्वेक रिपीट कर सकता है। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, लेकिन ये एक सच्चाई है। और जब हम डिजास्टर की बात करते हैं तो थ्योरी के हिसाब से जो चीजें हम जिसको डिजास्टर को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, वो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपको उसमें स्ट्रेस भी समझ आएगा, और स्ट्रेस क्यों क्रिएट होता है डिजास्टर के साथ साथ, और कैसे हम उसको प्रिपेयर करते हैं, वो सारी चीजें भी समझ आएंगी। डिजास्टर 3 पार्ट्स में, नेचुरली, प्री डिजास्टर, ड्यूरिंग डिजास्टर एंड आफ्टर डिजास्टर। और मीडिया का इसमें बहुत बड़ा रोल है। एज ए जर्नलिस्ट मैंने बहुत साल काम किया, और मैंने बहुत सारे डिजास्टर कवर भी किए, विद इन हिमाचल भी, आउटसाइड हिमाचल भी। और इवन वॉर लाइक सिचुएशन भी जब हम देखते हैं, वो भी एक तरह का सेल्फ मेड डिजास्टर ही हम कह सकते हैं। कि जब आप कारगिल वॉर हमारी हुई, या उसके बाद एक कॉन्फ्लिक्ट जो पाकिस्तान इंडिया के बीच में हुआ, उसमें जो सिविलियंस है उनके लिए वो एक तरह से, क्योंकि वो ना वॉर का पार्ट है, लेकिन जो बॉर्डर एरिया पे रह रहे हैं उनके लिए वो एक डिजास्टर ही है, जब उनके घर पे आके बॉम्ब गिर रहा है या जो गोलियां चल रही है वो उनके बीच में अपने आप को बचा रहे हैं। तो ये स्ट्रेस लेवल है, और इसको आप किस तरह से आप हैंडल करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो घोष साहब ने एक बात कही कि जो आपका स्ट्रेस है वो पॉजिटिव भी है। वो पॉजिटिव इसलिए, मैं बहुत बड़ा एग्जांपल आपको दूंगा और उसके साथ आपको शुरू करूंगा कि जब 2000 में सतलुज में बाढ़ आई, आप में से बहुत सारे बच्चे पैदा भी नहीं हुए होंगे शायद उस समय। 2000 में जब सतलुज में बाढ़ आई, तो वो बाढ़ कहां से आई? वो तिब्बत से आई। और तिब्बत में पारचू लेक एक है, आज भी एक लेक है, उसके बारे में बहुत सारे मिथ भी हैं कि शायद चाइना ने उसको इंडिया पे अटैक करने के लिए एक बना रखा है कि जब भी उसका दिल करेगा उसमें लेक में इतना पानी होगा कि उसको छोड़ देंगे, और जो सतलुज के आसपास के एरिया वहां बाढ़ आ जाएगी। तो इंटरेस्टिंग चीज ये हुई कि 2000 में जब वो बाढ़ आई तो वो चली तिब्बत से। अब जब वो तिब्बत से चली, जब हम प्री डिजास्टर की बात करते हैं और मीडिया अवेयरनेस की बात करते हैं, साथ में हम डिजास्टर से सबसे ज्यादा कैसे बचा जा सकता है, बहुत ही मोटी सी बात है। डिजास्टर से आप कैसे बच सकते हो? जब आपको डिजास्टर के आने का एहसास हो जाए, या आपको पता हो, जैसे मैंने अभी आपको कहा कि भूकंप आ सकता है कांगड़ा में, पर आपको में से किसी को ऐसा तो नहीं लगा कि अभी आ जाएगा, मैं सबसे पहले उतर के ग्राउंड में चला जाऊं। आज भी आ सकता है, वो कल भी आ सकता है, 1 साल बाद भी आ सकता है, 2 साल बाद भी आ सकता है। तो
सतलुज में जब बाढ़ आई, बहुत इंटरेस्टिंगली उसको हमने फॉलो किया था, तो जब वो बाढ़ आई, तो जब वो बाढ़ सतलुज में आई तो वो पारछू लेक ब्रेक हुई। अब वो ब्रेक की गई या आई, वो अलग एक इश्यू है जिसको इन्वेस्टिगेशन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वो फैक्ट्स रिवील नहीं किया कभी, क्योंकि इससे इंडो चाइना रिलेशनशिप पे बहुत बड़ा इंपैक्ट आता है। पर जो सोर्सेज से पता चला कि वो लेक बस्ट हुई। अब वो पारछू लेक में इतना पानी कैसे इकट्ठा हुआ, किसने उसको अलाउ किया, कि उसको पहले क्यों नहीं देखा गया। अब आप देखिए कि पारछू लेक इतनी दूर है कि वहां से 1000 किलोमीटर की दूरी से वो लेक में पानी चला, और प्री डिजास्टर की सिचुएशन जो हम इमीडिएट अगर इसको कहें, इसका सबसे बड़ा एग्जांपल पूरे इंडिया में अगर कोई है तो ये वाला डिजास्टर है। पारछू लेक का पानी चला, जब वो तिब्बत बॉर्डर से चला, सैटेलाइट इमेजेस में वो कहीं ना कहीं दिखाई दिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको कहीं ना कहीं नोटिस किया, लेकिन नॉन सीरियसली। उनको लगा कि बहुत पानी किसी एक जगह आ रहा है जो कि तिब्बत बॉर्डर पे है, वो हिमाचल में या जब बॉर्डर इंडिया में आएगा, एंटर करेगा, तो उसका क्या इंपैक्ट होगा, किसी ने उसको बड़े सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि पास्ट में ऐसा नहीं हुआ था। अब वो जब पानी आया, सबसे पहले उसने तिब्बत के बाद हिमाचल के बॉर्डर में एंटर किया, तो जो वहां गांव थे उसे बुरी तरह डैमेज किए। जब उन गांव में वो एंटर किया, क्योंकि वो हिमाचल का पार्ट थे, तो वहां से इंटीमेशन किन्नौर के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को आई कि जो सतलुज में जो पारछू लेक का पानी मिलता है, जो सतलुज का वहां पे जहां से पॉइंट है, वहां से वो पानी बहुत तेज आ रहा है और इतना अनयूजुअल ढंग से आ रहा है और इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पानी आ रहा है कि वो पानी किन्नौर में जब पहुंचेगा तो बहुत सारे गांवों को तबाह कर देगा। लेकिन क्योंकि कभी ऐसा हुआ नहीं और आप बाहर देख रहे हो कि सतलुज बह रही है, बिल्कुल शांति से बह रही है, तो आप उसको बिलीव नहीं कर रहे हो। तो क्या हुआ कि जो स्ट्रेस, अब एक पॉजिटिव स्ट्रेस है, आप ले ही नहीं रहे हो, या आप ले रहे हो, तो क्या हुआ कि जब वो किन्नौर में, जब तक उसने तबाही नहीं मचाई, जब तक किन्नौर के गांव उसकी चपेट में नहीं आए, तब तक किसी ने विश्वास नहीं किया कि सतलुज में इतनी बड़ी बाढ़ आ सकती है। क्योंकि अपनी जिंदगी में तो किसी ने वो बाढ़ देखी नहीं थी, फर्स्ट टाइम वो बाढ़ आई। और वो ऐसी बाढ़ थी कि जो आपके ब्रिजेस थे जो कि रिवर से 100 फीट ऊंचे थे, वो भी उसमें बह गए। इतना पानी किसी ने नहीं सतलुज में देखा था। अब वो जब किन्नौर में बाढ़ आई, उस पानी को 6 घंटे बाद पहुंचना था रामपुर। अब आप बताएं, रामपुर किन्नौर में रात जब वो बाढ़ आई तो शाम के 6 बजे थे, तो किन्नौर से लोगों ने रामपुर फोन किया कि यहां पे बहुत बड़ा डिजास्टर हो गया है, बहुत सारे गांव बह गए हैं, अब आप रामपुर में जो सतलुज के किनारे घर है उन सबको खाली करा लीजिए। 8 बजे थे, शाम का टाइम था, कंफर्ट, लोग अपने कंफर्ट से घरों में बैठे हैं, कोई भी घर छोड़ना नहीं चाहता। 30 अगस्त की रात की बात है 2000 की। तो क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन भी थोड़ा उसमें रोल प्ले नहीं कर रहा था और लोगों ने एक दूसरे को फोन किए कि सतलुज में बाढ़ आ रही है, तो पर्टिकुलरली जो सतलुज के किनारे के गांव है, ब्रॉ और जगात खाना, 2 ही जगह हैं रामपुर में अगर आप गए हैं कभी, जो बिल्कुल सतलुज के बिल्कुल रिवर साइड पे हैं। तो वहां पे लोगों को मैसेज मिल गया कि सतलुज में बाढ़ आ रही है। लोगों ने बाहर देखा, सतलुज नदी बह रही है, आराम से बह रही है। तो जिन लोगों ने तो स्ट्रेस लिया या जिन लोगों ने एफर्ट्स किए, वो उस रात बच गए, क्योंकि वो बहुत मुश्किल था बिलीव करना। किसी को फोन आया, कोई कह रहा र्यूमर्स है, कोई कह रहा, गवर्नमेंट का रोल उसमें बहुत कम था। अब गवर्नमेंट क्योंकि प्रोएक्टिव नहीं थी, मीडिया प्रोएक्टिव नहीं था, मीडिया उस 2000 में मीडिया मोबाइल भी इतने ज्यादा कॉमन नहीं थे कि लोग सोशल मीडिया पे आपको अवेयर करें। तो उसका रिजल्ट क्या निकला, रामपुर और जगात, रामपुर के दोनों तरह के तरफ के लोग, सैकड़ों लोग उस बाढ़ का शिकार हुए और वो सतलुज का पानी मंडी तक, वहां तक इतनी ज्यादा गया, वो दोनों जगह उजड़ गई और पूरे नेशन में वो बहुत बड़ी हेडलाइंस थी उस दिन की कि इतनी बड़ी बाढ़, जो कि शायद कहा गया उस समय कि 1000 साल बाद आई है, वो आई 1000 साल बाद है नहीं, लेकिन कहा गया कि ऐसी बाढ़ कभी नहीं आई। और उसमें जितने घर थे उस सारे के सारे घर बह गए और बहुत सारे लोग जिन्होंने उसको कैजुअली लिया उस बाढ़ का शिकार हुए, वो बह गए, लोगों का घर बह गया, सब कुछ बह गया। तो एक जो बात है कि आप किसी चीज को कितना प्रोएक्टिव ढंग से लेते हो, तो उसमें उसके बाद आज अगर आप उसकी बात करें, प्री डिजास्टर की मैं बात कर रहा हूं, प्री डिजास्टर में इससे बड़ा एग्जांपल आपके सामने नहीं हो सकता। हम आज मीडिया के रोल को डिस्क्राइब कर रहे हैं, गवर्नमेंट के रोल को डिस्क्राइब कर रहे हैं। इमीडिएटली आफ्टर दैट डिजास्टर गवर्नमेंट हैज टुक अ डिसीजन कि कोई भी ब्यास और रिवर, जितनी रिवर्स हैं उसके 500 मीटर, जैसे कि अब नेशनल हाईवे के रूल्स हैं, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होगी। और इस पे बहुत ज्यादा उन्होंने सख्ती दिखाई गवर्नमेंट ने, उस समय की जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने कहा कि ये आगे से हिमाचल में कभी भी आप कंस्ट्रक्शन नहीं करोगे। लेकिन हुआ क्या, अगर आज आप रामपुर में जाएं
उस जगह पे जाएं, वो जितने घर बहे थे वो सारे के सारे घर फिर से रीबिल्ड हो गए, वो सब बन गए। तो ये कौन इसके लिए, आप अगर डिजास्टर की बात करते हैं, क्योंकि हम स्ट्रेस लेते ही नहीं ऐसी चीजों के लिए, हम सोचते ये हो गया अब नहीं होगा, दूसरी बार नहीं होगा। तो ये सारी चीजें जब हम कोरिलेट करते हैं तो हमें पता चलता है कि किस तरह से ये चीजें इतनी अवेयरनेस वाली हैं जो हम कर ही नहीं पा रहे हैं अपनी सोसाइटी के लिए। आईआईटी बॉम्बे ने जिस दिन शिमला के लिए रिपोर्ट दी, ये 2003-4 की मैं बता रहा हूं आपको बात, आईआईटी बॉम्बे ने स्टडी किया शिमला का डिजास्टर, उन्होंने कंपेयर किया कांगड़ा के 1903 के भूकंप के साथ, उसको कंपेयर किया। और आईआईटी बॉम्बे की ये रिपोर्ट आज भी डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट जो गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश का है उसके पास एक रिटन डॉक्यूमेंट ये पड़ा हुआ है। और उस रिपोर्ट में लिखा गया है कि कांगड़ा में 1903 में जो भूकंप आया था उसमें 20,000 लोग उसमें मरे थे। आज अगर उस लेवल का भूकंप आता है हिमाचल में तो उसमें कम से कम 3 लाख लोगों की डेथ होगी। और उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? उसके लिए रिस्पॉन्सिबल वो लोग होंगे जिन लोगों ने उस भूकंप को भुला के आज अपने घर इस तरह से बना लिए हैं कि वो सोच ही नहीं रहे कि अर्थक्वेक अगर आया तो हम उससे किस तरह से बचेंगे। तो ये जब रिपोर्ट आई, इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग है, प्री डिजास्टर में जो चैलेंजेस है आप देखेंगे क्या हुआ। तो गवर्नमेंट को थॉट आया उस समय कि लोगों को अवेयर किया जाए। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं कि आप में से कितने लोग अवेयर हैं, अगर कांगड़ा में भूकंप आया, शिमला में भूकंप आया, हम लोग कितने अवेयर हैं कि हम अपनी जान बचा सकें। आईआईटी बॉम्बे ऑलरेडी अभी इस पे फिर से एक प्रोजेक्ट लेके आई है जो अभी इस पे काम कर रहे हैं। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फर्स्ट ये नोडल स्टेट हिमाचल को ही बनाया है उसमें, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम अर्थक्वेक प्रोन एरिया में रह रहे हैं। तो इसमें बड़ा इंटरेस्टिंगली फैक्ट आया कि जब गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल ने कहा कि इसके लिए एक मॉक ड्रिल एक्सरसाइज करने की जरूरत है, और ये आईआईटी बॉम्बे ने सजेस्ट किया कि एक मॉक ड्रिल एक्सरसाइज प्री डिजास्टर सिचुएशन में आप करें, जिसमें लोगों को अवेयर करें कि इन केस अर्थक्वेक आता है तो गवर्नमेंट उसको कैसे तैयार करेगी और आम लोग उसको कैसे फेस करेंगे, क्योंकि ये कोऑर्डिनेशन होगा तभी आप लोगों की जान बचा पाएंगे। तो एक इंटरेस्टिंगली गवर्नमेंट ने पूरा प्लान किया। और पहले एक थॉट आया कि इस एक्सरसाइज को सीक्रेटली ऐसे किया जाए कि लोगों को लगे कि एक तो है कि अगर आप उनको पहले बता देंगे कि हम तैयारी कर रहे हैं तो वो शायद एक परफेक्ट एक्सरसाइज नहीं होगी। एक है कि सच में भूकंप आ गया और उसकी मॉक ड्रिल की जाए तो वो एक इफेक्टिव एक्सरसाइज होगी जो कि लोगों को प्रिपेयर करेगी एक्चुअल भूकंप के लिए। अब ये इतना कंफ्यूजिंग था कि गवर्नमेंट डिसाइड नहीं कर पाई कि हम इसको एक तरह से एक्चुअल लेंगे या हम इसको एक मॉक ड्रिल लेंगे। और इसका रिजल्ट क्या निकला कि 2006 में एक र्यूमर फैला कि गवर्नमेंट के पास एक इंफॉर्मेशन है कि शिमला में जिस दिन के लिए उन्होंने डिसाइड किया था मॉक ड्रिल एक्सरसाइज की जो डेट थी, जो सीक्रेट रख रहे थे वो, कि उस तारीख को शिमला में अर्थक्वेक आने वाला है। और गवर्नमेंट को इंफॉर्मेशन है, सैटेलाइट की इमेजेस है, और उसमें फिर कुछ हमारे ज्योतिषी जो थे उन्होंने भी ग्रह दिखा, उन्होंने कहा कि बहुत ज्यादा चांसेस है इस तारीख को भूकंप आने के। और हुआ क्या, इतना क्योस हुआ, शिमला के लोग डर गए, टूरिस्ट डर गए, न्यूज़पेपर्स में आना शुरू हुआ, शिमला ऑलमोस्ट उस दिन खाली हो गया। और जो गवर्नमेंट की प्लानिंग थी, गवर्नमेंट को विड्रॉ करनी पड़ी मॉक ड्रिल एक्सरसाइज, गवर्नमेंट को अनाउंस करना पड़ा कि ये प्लीज आप लोग शिमला मत छोड़ें, शिमला में रहें, हम कुछ नहीं, भूकंप नहीं आ रहा है, भूकंप आएगा भी तो कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, आप लोग शिमला मत छोड़ें। लेकिन हुआ क्या, इतना क्योस हुआ कि शिमला का हर आदमी कहीं किसी रिश्तेदार के घर या तो शिमला से बाहर गया या वो अपने घर पे उस दिन नहीं था, पूरा शिमला ऑलमोस्ट खाली। और गवर्नमेंट को इतने एफर्ट्स करने पड़े लोगों को ये विश्वास दिलाने में कि ये मॉक ड्रिल एक्सरसाइज की डेट थी, ना कि ये एक्चुअल भूकंप की डेट थी। ऐसी सिचुएशन में आप इस प्री डिजास्टर सिचुएशन में अगर आप इंडिया जैसी जगह में इस तरह की एक्सरसाइज भी करना चाहेंगे तो मुझे नहीं लगता कि वो किसी भी तरह से फ्रूटफुल होती हैं और वो किसी तरह से रहती हैं। अब ड्यूरिंग डिजास्टर अगर आप बात करें, ड्यूरिंग डिजास्टर इतना क्योस हमारे यहाँ रहता है कि ड्यूरिंग डिजास्टर जब रामपुर में 2000 में ये बाढ़ आई तो डिजास्टर के बाद अगले दिन जब बहुत सारे ये दोनों गांव के बहुत सारे लोग मारे गए, बहुत सारे लोगों के घर बह गए, और अगले दिन जब गवर्नमेंट ने वहां पे काम शुरू किया तो नेक्स्ट डे फिर एक रूमर उड़ा कि अभी सतलुज में फिर से बाढ़ आएगी। हालांकि कोई चांस नहीं था उसका दूसरी बार बाढ़ आने का, क्योंकि वो तो पार्चू लेक के टूटने से आई थी। तो नेक्स्ट डे सारा रामपुर जो सबसे हाईएस्ट पीक थी वहां जाके बैठ गया। रामपुर वाले कह रहे हैं कि फिर से बाढ़ आएगी आज रात को, और इसकी भविष्यवाणी हो चुकी है। तो ऐसी सिचुएशन में गवर्नमेंट ने एक डिसाइड किया कि अभी प्री डिजास्टर में तो कम से कम कोई लोगों को अवेयर करने की जरूरत नहीं है। आज आप देख रहे हैं कि हिमाचल एक तरह से शिमला के बारे में तो कहा है कि सिटी वेटिंग फॉर ए डिजास्टर,
कि शिमला शहर जो है वो वेट कर रहा है किसी डिजास्टर की, वो किसी भी दिन आ सकता है। तो आप भी अगर शिमला के बारे में जानते हैं, कि आपने कभी सोचा है कि वो वेटिंग फॉर डिजास्टर में क्या सिचुएशन होनी चाहिए और कैसे हम उस चीज को टैकल कर सकते हैं? किसी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। अब जिस तरह से ये बाढ़ की सिचुएशन हमारे यहाँ पैदा हो रही है, जिस तरह से बाढ़ यहाँ आ रही है, उसमें जिस तरह से हम लोग उसको एक तरह से फेस कर रहे हैं और जिस तरह से हम उसको टैकल कर रहे हैं, वो भी बहुत पुअरली हैंडल कर रहे हैं अगर आप देखें। और हमारी जो सोसाइटी उसको एक्ट कर रही है, वो भी बड़े अजीब तरीके से एक्ट कर रही है कि अगर वॉक ड्रिल एक्सरसाइज करते हैं हम उसको कोऑपरेट नहीं करते, अगर आप स्कूल्स में एक्सरसाइज करते हैं तो उसको स्कूल वाले सीरियसली नहीं लेते। आज कितने बच्चों को पता है कि अर्थक्वेक आएगा, तो अगर वो 3rd फ्लोर पे पढ़ रहे हैं या 4th फ्लोर पे पढ़ रहे हैं, उनको क्या करना है, उनका फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? हालांकि इसके लिए पूरी एक एक्सरसाइज है जो बताई जा रही है, लेकिन उसको कितना सीरियसली हम ले रहे हैं। आज अगर कहीं क्लाउड बस्ट होता है, उसको सोसाइटी किस ढंग से लेती है? आप बड़ा एक फनी एग्जांपल था कि कुल्लू में एक बार क्लाउड बस्ट हुआ और क्लाउड बस्ट में पूरा गांव बह गया, और उसमें पहले फर्स्ट न्यूज आई कि 70 लोग तो उसमें बह गए, हालांकि उसमें 20 लोग बहे थे, 70 लोग बह गए। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, नेक्स्ट डे उनके जितने लोगों के घर डैमेज हुए थे उन सबके लिए एक मेस बना दी के, ताकि ब्रेकफास्ट उनको दे सकें, लंच दे सकें, क्योंकि किचन नहीं थे। तो लोगों का रिएक्शन क्या था आप समझ सकते हो? लोगों का रिएक्शन था कि हमारे गांव में तो शेड्यूल्ड कास्ट के लिए अलग जगह थी, आप सबने सभी के लिए किचन बना दी, हम तो इसमें नहीं खाएंगे। तो इस तरह से रिएक्ट करोगे आप डिजास्टर के बाद भी। तो ये जो घोष साहब ने भी बताया कि जिस तरह के स्ट्रेस हम सोसाइटी में ले रहे हैं, उस हालत में गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर सकती और सब कुछ भगवान भरोसे सबने छोड़ रखा है। कोई किसी के लिए कुछ नहीं करने के लिए तैयार है, सबको लगता है जब होगा देख लेंगे। और इस सिचुएशन में इतनी फनी चीजें हो रही हैं। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल ने जो प्लान शिमला के लिए तैयार किया वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। गवर्नमेंट ने कहा कि अभी डिजास्टर मैनेजमेंट से कहा कि पब्लिक को इन्वॉल्व किए बिना आप एक अर्थक्वेक के लिए एक तैयारी करें। तो वो जो प्लान बना मैं आपसे शेयर करूं, आप भी हंसोगे। उस प्लान में उन्होंने कहा कि इनकेस भूकंप आया शिमला में तो कहां कहां रेस्क्यू सेंटर बनेंगे, वो आइडेंटिफाई किए। एक अनाडेल ग्राउंड है शिमला का जो सबसे लोअर हाइट पे है, जहां पे चॉपर उतर सकते हैं, मिलिट्री के अंडर है, वहां पे कहा यहां रेस्क्यू सेंटर बनेगा। कंट्रोल रूम सेक्रेटरीट में बनेगा, जहां पेशेंट्स होंगे उनको उठा के आईजीएमसी ले जाएंगे। उसके बाद जब इस पे डिबेट हुई तो आईजीएमसी की बिल्डिंग 6 स्टोरी है, 7 स्टोरी, अगर वहां कोई अर्थक्वेक आया सबसे पहले वो गिरेगी। तो उस बिल्डिंग में आप किसको लेके जाओगे? जो सेक्रेटरीट आपका वो भी अर्थक्वेक प्रोन नहीं है, आपका सेक्रेटरीट कंट्रोल रूम तब बनेगा जब वो बिल्डिंग खड़ी रहेगी। तो और जिस अन्नाडेल में आप कह रहे हो कि हम रेस्क्यू करके लोगों को लेके जाएंगे, उसके चारों तरफ देवदार के इतने पेड़ है, वो सबसे पहले गिरेंगे। तो आपकी एम्बुलेंसेज उस रास्ते से अन्नाडेल ग्राउंड में जहां आपके चॉपर लैंड हुए हैं वहां तक तो आपके पेशेंट्स डेड बॉडीज कुछ भी नहीं जा पाएगा। तो फिर जब ये सारी एक्सरसाइज हुई, जब सब कंफ्यूजन हुआ, उसके बाद वो फिर जीरो हो गया। तो आईआईटी बॉम्बे अब आके अगर शिमला वालों को बताए कि आपको कैसे बचना है, तो वो भी एक अलग चीज है। आईआईटी बॉम्बे को कितना एक्सपीरियंस है हिमाचल का, पर फिर भी वो लोग इस पे वर्क कर रहे हैं। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनको एक नया प्रोजेक्ट दिया है, जिसमें वो प्रोजेक्ट क्या कर रहे हैं कि आपको अर्ली वार्निंग सिस्टम डेवलप करना है। और अर्ली वार्निंग सिस्टम भूकंप में कितना हो सकता है आप सोच सकते हो? ये पारचू की लेक में तो 6 घंटे मिले थे ना लोगों को, फिर भी मर गए लोग। जब बाढ़ आई तब भी लोग नहीं बचा पाए अपने आप को। यहां 2 मिनट का है अर्ली वार्निंग सिस्टम, कि आपको 2 मिनट पहले बताया जाएगा भूकंप आने वाला है। 2 मिनट में आप जो कर सकते हो। कुछ लोग तो वैसे ही आपस में लड़ मिल के मर जाएंगे, कोई नीचे उतरते हुए। तो ये, पर वो कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है अगर 2 मिनट के टाइम में आप ट्रेंड हो जाओ कि 2 मिनट में आप अपने आप को कैसे बचा सकते हो, बिल्डिंग से आपको कैसे बाहर निकलना है। और अगर आप पॉसिबल नहीं है निकलना, तो सेफेस्ट वे आपके सिक्योरिटी का वहां उस बिल्डिंग में ही क्या हो सकता है। तो वो सारी चीजें वो फिर आईआईटी बॉम्बे कर रहा है। तो दिक्कत यह, अब उन्होंने जब आईआईटी बॉम्बे के प्रोफेसर आए, हिमाचल यूनिवर्सिटी में भी आए, उन्होंने बात की और हम लोग इंटरेक्शन भी की, तो उन्होंने भी यही कहा कि इसमें जब तक आप लोग इन्वॉल्व नहीं होंगे, अभी गवर्नमेंट ने एक रूल बनाया है जो बड़ा फनी है। उन्होंने कहा कि हम शिमला में मल्टी स्टोरी स्ट्रक्चर अलाउ नहीं करेंगे। आपको अब रिस्ट्रिक्ट कर दिया है 2.5 स्टोरी, साथ में आपकी एक मल्टी स्टोरी है 6 स्टोरी पहले से बनी हुई है। तो आप 3 बना के बैठे और वो गिरेगी आपके ऊपर, तो आपकी तो वो 3 भी सेफ नहीं है। तो ये सारी चीजें अगर आप कहें तो इतना बड़ा क्योस है, जिसमें कि आपको लगता नहीं है कि, तो मैं एक तो अभी ये गवर्नमेंट लेवल पे भी अभी ये थॉट चल रहा है
और ये बहुत सीरियस बात है। मैं आपको बताऊं, अगर आप लोग अवेयर कर सकते हो, अपने पेरेंट्स को अवेयर कर सकते हो, अपने घर में अवेयर कर सकते हो, अपने पड़ोसियों को अवेयर कर सकते हो कि प्लीज होमगार्ड, हिमाचल होमगार्ड आजकल इसके लेके एक्सरसाइज कर रहा है। बहुत सारी एजेंसीज है जो इस पर एक्सरसाइज कर रही है। ये बहुत डिटेलिंग वो प्रोजेक्ट है कि आप लोग कम से कम इस बात को, इस स्ट्रेस को तो जरूर ले लो कि अगर कल कुछ हो जाए तो उसके लिए आप एक तरह से मेंटली प्रिपेयर हैं। अभी घोष साहब ने जो बात करी, कुछ डिजास्टर हमने और कवर किए हैं जिससे एक बड़ा अच्छा पब्लिक मैसेज आता है। जो आपने घोष साहब बात करी कि किस तरह से एक आदमी भगवान भरोसे है, इससे भी मैं ये मानता हूं कि वो आदमी भी स्ट्रेस फ्री है क्योंकि उसने अपने ऊपर दूसरे आदमी के ऊपर छोड़ दिया। और एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपको मैं इसका देता हूं, क्योंकि जो एग्जाम्पल इंटरनेशनल है, नेशनल है, वो आपसे कोरिलेट नहीं करेंगे। आप हिमाचल के एग्जाम्पल देके बात मैं आपकी खत्म करूंगा, 2-3 एग्जाम्पल और देंगे हम जिस पर डिस्कस करेंगे। आप में से बहुत सारे बच्चों को पता भी नहीं होगा, परवाणु में एक टिम्बर ट्रेल है, रोपवे है शिमला के पास, जिसमें कि 92 में एक हादसा हुआ था। हादसा ये हुआ था कि जो ट्रॉली थी टिम्बर ट्रेल की, रोपवे की, वो ऊपर जा रही थी, उसमें टूरिस्ट थे, 11 लोग थे। सडनली वो रोप टूटी और 1000 फीट की नीचे वैली है, वो रोपवे की ट्रॉली वापस आई बहुत तेज से और बीच में आके स्टक हो गई और वो रोप फंस गई और वो सारे लोग, 11 लोग उस ट्रॉली में फंसे हुए थे नीचे 1000 फीट की वैली, और वो झूल गए उसमें। कोई ये तो एक चलो डिजास्टर था, इसमें बचाया भी गया। और उसमें एक बहुत बड़ा, उसमें उनको अवार्ड भी मिले। जो आर्मी के चॉपर से आए, 3 लोग आए, उन्होंने चॉपर को वहां पे, अगले दिन स्टैंड स्टिल रहा वहां पे चॉपर, और रात को वो लोग ट्रॉली में फंस रहे। ऑलमोस्ट 16 घंटे वो लोग ट्रॉली में रहे और नीचे वो डेथ देख रहे थे। आप सोच सकते हो, एक आदमी की डेथ हुई थी क्योंकि उसने जंप किया था, उस आदमी की डेथ हो गई, अदरवाइज बाकी लोग उसमें सेफ थे। पर एक मैसेज बहुत अच्छा जो मुझे आज तक याद है, जो इंडिया टुडे ने उसमें कवर किया था, जो मुझे आज तक याद है, जो मैं वैसे आपके साथ शेयर कर रहा हूं, कि जब वो चॉपर आया तो सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि वो चॉपर को रोप से दूर रख के एक जगह पे आपको स्टैंड स्टिल करना है और वो 11 लोगों को एक एक करके निकाल के चॉपर में लेके जाना है। तो ये काम जो चॉपर के पायलट थे और एक कमांडो था, उन्होंने किया। चॉपर के पायलट ने उसको एक जगह पे स्टेबल किया, चॉपर को स्टेबल किया, और जो कमांडो था वो रस्सी से निकला और वो ट्रॉली में गया और वहां से उसने एक एक आदमी को उससे भिजवाया और वो सभी 11 लोग सेफली चले गए। और उसके बाद उन सबको अवार्ड भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से मिले। आज भी अगर आप चेक करोगे आपको ये इंसिडेंट ऑनलाइन मिलेगा। लेकिन मैं सोसाइटी में उसका एक बहुत अच्छा इंप्रेशन ये गया, जो मैं अभी घोष साहब की बात से, कि भगवान के ऊपर कैसे विश्वास है, उसको कैसे आप एक तरह से स्ट्रेस फ्री करने के लिए लोगों में इसको कर सकते। तो इंडिया टुडे ने उस आर्टिकल को पब्लिश किया रात को, जब ये लोग ट्रॉली में फंसे थे और इन लोगों को 1% उम्मीद नहीं थी कि हम लोग शायद, क्योंकि वो किसी भी टाइम टूटी हुई रस्सी टूट सकती थी। आप 12-16 घंटे उसमें बैठे तो आप स्ट्रेस से मर जाओगे। तो इन लोगों ने वहां पे हनुमान जी की पूजा करी अंदर, क्योंकि हनुमान जी की पूजा करी, और ये उसी पूजा के भरोसे सुबह तक जिंदा रहे। इनको लगा ये हनुमान जी, पवन पुत्र हनुमान, यहां ट्रॉली से हम निकाल लेंगे। और सुबह चॉपर आया, फिर से आया। रात को चॉपर का ऑपरेशन इन्होंने बंद किया क्योंकि अंधेरा हो गया था और हेल्पलेस थे ये लोग, इनको लटके हुए थे पूरी रात। और जब वो आया चॉपर में से इनको निकाल लिया। लेकिन इंडिया टुडे ने इसको जो पब्लिश किया वो मैं आपसे शेयर करता हूं। चॉपर का जो पायलट था वो क्रिश्चियन था और जो कमांडो था वो पारसी था। तो इन्होंने एक बड़े अच्छे सुंदर तरीके से कहा कि लोगों ने हनुमान को अपील की, हनुमान की पूजा की, और आया क्रिश्चियन और बचाया पारसी ने। तो एक आपका जो लाइन है जिसमें कि आप किसी भी एक तरफ आप जाति पाति में फंसे हो, आप एक तरफ तो कह रहे हो डिजास्टर के बाद भी कि ये रूल कास्ट के साथ मैं नहीं खाऊंगा गांव में, क्योंकि आप इसके साथ मुझे खाना खिला रहे हो, आप स्ट्रेस उस लेवल पे जा रहे हो, और एक तरफ आप पूजा तो कर रहे हो किसी और भगवान की, बचा रहे हैं आपको कोई और भगवान। तो एक ओवरऑल सोसाइटी में जो मैसेज गया उसके बाद बहुत ज्यादा फर्क इस चीज पे पड़ा। और मैंने उस पर नोटिस किया कि स्ट्रेस अलग अलग लेवल पे अलग अलग लोग किस तरह से टैकल करते हैं। कारगिल वॉर हुई, कारगिल वॉर में हिमाचल गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया कि जो भी डेड बॉडी आएगी कारगिल से किसी भी आर्मी की, उसको उसके घर तक, फर्स्ट टाइम हुआ इंडियन आर्मी की हिस्ट्री में कि जो अगर जवान थे उनकी डेड बॉडी को उनके घर तक पहुंचाया गया। इसको हमने कवर किया इंसिडेंट को। आप हैरान हो जाएंगे ये चीजें, कैसे स्ट्रेस में लोग, अलग अलग लोग कैसे रिएक्ट करते हैं। एक डेड बॉडी आई शिमला डिस्ट्रिक्ट की और 5 लाख का चेक उसमें, जिस आदमी के जिसकी डेथ कारगिल वॉर में पाकिस्तान के साथ लड़ते हुए होगी, उसके लड़के को 5 लाख रुपए 2000 में काफी ज्यादा माने जाते थे, 5 लाख रुपए का एक चेक गवर्नमेंट देती थी। साथ में उस परिवार में अगर कोई एलिजिबल बच्चा है
उसको इमीडिएटली विद इन 2 days जो उसकी एलिजिबिलिटी है गवर्नमेंट सर्विस मिलती थी। तो ये बहुत अच्छा एक गवर्नमेंट का इनिशिएटिव था। तो हम लोगों ने सोचा कि इसको न्यूज़पेपर में कवरेज दें ताकि जो आर्मी के लोग लड़ रहे हैं बॉर्डर पे उन लोगों की फैमिलीज को एक बूस्टअप मिले और लोगों को भी लगे कि हम उनके साथ खड़े हैं और गवर्नमेंट उनके साथ खड़ी है। क्योंकि अब शहीद तो रोज लोग हो रहे थे और वो आपने सुना होगा कारगिल में जिस तरह से टाइगर हिल से नीचे से वो चढ़ रहे थे, ऊपर से गोली चल रही थी, तो बहुत ज्यादा कैजुअलिटीज इंडिया की हो रही थी। तो हर रोज एक डेड बॉडी या 2 डेड बॉडीज हिमाचल के गांव में पहुंच रही थी, क्योंकि हिमाचल और उत्तराखंड के लड़के ही ज्यादातर फौज में उसमें वहां भेजे गए थे। तो मैं आपको बता रहा हूं कि आपके घर में अगर किसी की डेथ हो उससे ज्यादा स्ट्रेस शायद कुछ नहीं हो सकता, और वो भी किसी जवान बेटे की। और उस स्ट्रेस में कैसे कैसे लोगों ने रिएक्ट किया मैं आपके साथ वो शेयर करूंगा जो घोष साहब की बात से रिलेट करती हैं। कि रोडू में जब एक आदमी के घर सीएम गए, हम लोगों की टीम, हम लोग भी साथ गए, तो हमने देखा कि जनरली लोग सीएम से 5 लाख का चेक भी ले लेते थे, बच्चे को, इस बच्चे को नौकरी लगवा दो, ये रिक्वेस्ट उनकी रहती थी। एक टूटा फूटा घर था जिस घर में एक बच्चे की डेथ हुई थी जो फौज में शहीद हुआ था। सीएम उसके पास गए, उसको कहा कि 5 लाख रुपए के चेक है, हमें बहुत दुख हुआ, आपका बेटा शहीद हुआ है पर देश के लिए काम आया है, जो उन्होंने अच्छी बातें उनको कही। तो उस आदमी ने जो बात कही वो बात आज तक मुझे याद है। उसने कहा कि सर मेरे ही नेक्स्ट घर में भी, वो बहुत गरीब आदमी था, अमीर नहीं था, उसने कहा कि सर ये देश के लिए काम है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन मेरे नेक्स्ट डोर पे एक और शहीद हुआ था लास्ट वीक, उसकी डेड बॉडी आई थी। मेरे तो एक और लड़का है जो घर को देख लेगा, वो एक अकेली विधवा लेडी है जिसका एक ही लड़का था जो शहीद हुआ है, तो आप इस 5 लाख के चेक को उसको दे दें, तो उसके तो कोई नौकरी करने वाला भी नहीं है, तो मेरा रहने दीजिए, आप 5 लाख उसको दे दें। तो जो सीएम थे वो भी हैरान हुए, उन्होंने उनको कहा कि ये तो आपका ही है, हम उसको और 5 लाख दे देंगे, उसको किसी और से दिलवा देंगे। पर वापस आते हुए सीएम ने कहा कि ये कितना गरीब आदमी है, इसके लिए 5 लाख रुपए की कितनी वैल्यू है, और इस स्ट्रेस में जबकि इसकी डेड बॉडी इसके घर पे हम छोड़ के जा रहे हैं, क्रिमेशन उसका होगा, और ये 5 लाख इसने रिफ्यूज कर दिए। एक और जगह बिलासपुर में एक डेड बॉडी आई थी एक लड़के की, उसके फादर को सीएम ने कहा कि आपके यहाँ एक और बेटा है, उसको हम डीसी ऑफिस में नौकरी दे रहे हैं, तो वो भी फौज से सुबेदार रिटायर हुए थे। उन्होंने कहा कि सर ये देश पे एक विपदा है, ये देश पे विपदा है, मैं भी फौज से रिटायर हुआ हूं, तो मेरे बच्चे जो हैं, हम तो बच्चों को पैदा इसलिए करते हैं वो देश के काम आए। तो सीएम एकदम हैरान हो गए, ये इतने स्ट्रेस में ये इतनी अच्छी बात बोल रहा है, कोई फिल्मी डायलॉग तो नहीं है, ये फिल्म में तो नहीं मरा हुआ, ये तो असली में डेथ हुई है, डेड बॉडी बाहर पड़ी है। तो उन्होंने कहा कि आपका सेकंड जो दूसरा वाला बेटा है, हम उसको डीसी ऑफिस बिलासपुर में जॉब दे रहे हैं, आप उसको कल परसों जब भी वो लगे एक बार ज्वाइन कर ले, फिर वो घर पे रह लेगा, छुट्टी आपके साथ रहेगा, पर उसको एक बार ज्वाइन करा दें ताकि उसकी जॉब शुरू हो जाए। तो उस बाप ने कहा कि सर मेरा लड़का घर पे नहीं है अभी, और वो डीसी ऑफिस की नौकरी भी ज्वाइन नहीं करेगा, वो लूनू ग्राउंड में फौज की भर्ती हो रही है, वो फिर फौज में भर्ती होने गया है, और आपको अगर मेरी उम्र 80 साल है, अगर मेरी भी जरूरत होगी मुझे भी बुला लेना। तो कोई स्ट्रेस उसके चेहरे पे ऐसा कोई स्ट्रेस नहीं था, क्योंकि वो एक पॉजिटिविटी के साथ उस चीज को ले रहा था। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। एक एग्जाम्पल और मैं आपको बताऊं, कारगिल हम लोग गए, श्रीनगर हॉस्पिटल में हिमाचल के बहुत सारे लोग एडमिट थे श्रीनगर में, क्योंकि उन लोगों को जो फौज में इंजर्ड थे उनको वहां से ट्रीटमेंट के लिए श्रीनगर के हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता था। तो जब एक दिन सीएम ने कहा कि हम लोग श्रीनगर में हिमाचल के लोगों को मिलने जाएंगे, तो वो कुछ 1-2 प्रेस वालों को साथ लेके गए, हेलीकॉप्टर में वहां गए, मोदी जो प्राइम मिनिस्टर भी वही साथ थे उस दिन। इन्होंने भी इंसिडेंट ये नरेट किया था अभी पीछे कुछ दिन पहले के, ये इनको भी याद है। तो वहां आप सोच सकते हो कि एक आदमी जब सब लोगों को ये फ्रूट की टोकरी दे रहे थे और उनके साथ ग्रीट कर रहे थे और उनको थैंक्स कर रहे थे कि आप देश के लिए मतलब आप घायल हुए और लड़ाई लड़ रहे हो और बहादुरी से आपने लड़े हैं, तो सब लोग रिस्पॉन्स भी कर रहे थे। तो एक जब ये एक जगह से गुजरे, मुझे आज भी वो याद है, तो एक बेड पे एक आदमी था जिसकी रेड आइज थी, जवान था, और इतने गुस्से में लग रहा था वो, उसने इनसे किसी से बात नहीं की जितने पॉलिटिशियंस थे। तो ये लोग भी सोचा कि शायद अगर इससे बात करेंगे तो ये कुछ सुना ना दे कि आप पॉलिटिशियंस की वजह से हम लोगों को बॉर्डर पे लड़ना पड़ रहा है या आप लोग क्रिएट करते हो, कुछ भी हो सकता है। तो उसको क्रॉस करके निकले और डॉक्टर से इन्होंने कहा कि ये आदमी काफी गुस्से में नजर आ रहा है। तो डॉक्टर ने कहा कि सर ये गुस्से में नहीं है, ये पेन में, और रात को ये ब्लास्ट में इसके, तो उन्होंने कहा कि नहीं, इसने फ्रूट की टोकरी भी वो रख के आए उसके बेड पे, क्योंकि उसने हाथ नहीं किए, बाकी लोग हाथ से ले रहे थे।
तो उन्होंने कहा कि सर इसके हाथ और पैर दोनों रात को एक बम ब्लास्ट में उड़ गए हैं, इसके हाथ में नहीं है, इसके पैर में नहीं है, और ये बहुत पेन में है, और इसको रात ही लेके आए हैं, और अभी तो ये इतने स्ट्रेस में है कि ये बात क्या करेगा ये हम भी नहीं सोच पा रहे, तो अभी इसका ट्रीटमेंट चल रहा है, ये बच गया है। तो सबको लगा कि थोड़ा गलत हो गया, तो वापस गए उसके पास, और उसको धूमल साहब सीएम थे उस समय, उन्होंने उनको कहा कि बहुत पेन हो रहा होगा आपको। तो उसका जवाब जो था वो आज तक, वो मोदी जी ने कोट किया था अभी किसी उसमें एक कार्यक्रम में, मोदी जी उस समय हिमाचल बीजेपी के इंचार्ज थे, तो इसलिए ये साथ गए थे। तो उससे जब कहा कि बहुत पेन हो रहा होगा आपको, तो उन्होंने कहा कि हो रहा था सर, बहुत पेन हो रहा था, पर टाइगर हिल हमने जीत लिया, अब खत्म हो गई पेन। तो टाइगर हिल की लड़ाई चल रही थी, और वो आदमी इस बात से स्ट्रेस फ्री था कि हम अब जीत गए हैं, और मेरी जहां हाथ पैर उड़े, मेरे साथियों ने उसको जीत लिया है टाइगर हिल को। तो ये जो बात थी, इसने कितने लोगों में इमोशंस को बढ़ावा दिया, कितने लोगों को ये जब इस बात को हमने पब्लिश किया, तो लोगों के एक फौज के प्रति, लोगों के देश के प्रति एक बहुत बड़ा वो आया। और उस सारे संकट में मैं बताऊं आपको, जो कारगिल का वो डिजास्टर ही कहूंगा मैं इंडियंस के ऊपर जो था, हमने उसको किस तरह से फेस किया, बहुत इजीली फेस किया। मीडिया को हम जनरली क्रिटिसाइज करते हैं, दो चीजें घोष साहब ने बोली, मैं दो चीजें आपको बोल के अपनी बात खत्म करूंगा। मीडिया को क्रिटिसाइज दो चीज के लिए किया जाता है, और वो सच भी है, कि एक तो डिजास्टर में बड़ा अजीब सा रिएक्शन होता है मीडिया का, कि वो मीडिया में एक तो टीआरपी की होड़ है, आपको टीवी पे दिखाना है, सबसे पहले आपको न्यूज देनी है। तो जिसके घर डिजास्टर है सबसे पहला, अब तो वो ऑकवर्ड क्वेश्चन बंद हो गया, जिसके घर में किसी की डेथ हुई आपको कैसा लग रहा है, आपके घर में 2 डेथ हुई है कैसा लग रहा है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और फिर क्या हो गया कि जब तक आप वहां पे कवरेज करोगे तब तक आप लोगों की डेड बॉडीज दिखा रहे हो, तो वो कोई पॉजिटिविटी क्रिएट नहीं करता। तो वो भी एक मीडिया में अभी धीरे धीरे आ रहा है कि उस चीज को कैसे कंट्रोल किया जाए। लेकिन आपको एक और इंसिडेंट थोड़ा बताऊं जहां मीडिया ने पॉजिटिव रोल भी प्ले किया है। कारगिल वॉर में बोफर्स गन जो थी जब यूज होनी शुरू हुई, तो फर्स्ट डे इंडियन आर्मी ने जब इसको चलाया, हमारे लोगों की गन फेल हो गई और वो गन चली नहीं। तो जब ये बाहर आई तो बहुत सारी मीडिया टीम कारगिल में पहुंच चुकी थी, हम लोग भी वहां थे। तो आर्मी ने आके रिक्वेस्ट की कि आप लोगों को भी पता चला है कि हमारे कुछ लोगों के हाथों की जो बंदूकें हैं वो चल नहीं रही, और आप वो इससे बड़ा डेंजरस वॉर में क्या हो सकता है कि आपका हथियार नहीं चल रहा। तो उन्होंने कहा कि आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, आप इस न्यूज को पब्लिश ना करें या टेलीकास्ट ना करें। अगर ये न्यूज बाहर आई तो एक तो हमारे जवान डिमोरलाइज हो जाएंगे, जिनके पास, सबको तो नहीं है पता जवानों को कि उनके पास सबकी गन चल भी रही है, कुछ लोगों की नहीं चल रही है, तो हम उनको रिप्लेस कर रहे हैं। और दूसरा, पाकिस्तान के पास ये न्यूज गई तो पाकिस्तान की मॉरल बहुत अप हो जाएगा, वो उनके आर्मी का हो जाएगा। तो और आर्मी को खुद ये विश्वास नहीं था कि इतनी ब्रेकिंग न्यूज को कोई मीडिया छोड़ेगा, क्योंकि इससे बड़ी न्यूज नहीं हो सकती कि आर्मी एक वॉर में आपके हथियार नहीं चल रहे। तो पर मैं आपको बताऊं, ये बात अभी कारगिल के जब 25 साल हुए ले में, उन्होंने एक फंक्शन किया था, मुझे भी उसमें इनवाइट किया था, वहां पे ये बात उन्होंने कही कि हमें इस बात के लिए मीडिया को सच में उन्होंने माना कि जब तक वॉर चली ये न्यूज कहीं नहीं आई, और जब वॉर खत्म हुई कारगिल की, उसके बाद फ्रंट पेज पे ये न्यूज छपी कि किस तरह से इंडियन आर्मी के हथियार पहले दिन नहीं चले, दूसरे दिन नहीं चले, और फिर आर्मी ने उसको रिप्लेस किया। तो ऐसा इंडियन जिस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी उस समय मीडिया ने, एक जो मुझे लगता है मैन मेड डिजास्टर ही है जब वॉर की सिचुएशन पैदा होती है, जिस तरह से उन्होंने उसको हैंडल किया और एक रिस्पॉन्सिबल ढंग से वो किया, उसी तरह से अगर हम डिजास्टर में या उस ढंग से भी काम करेंगे तो भी आपको एक बहुत पॉजिटिविटी मिलती है। अच्छा, जो पॉजिटिव थॉट की मैं बात बता रहा हूं, लास्ट में एक एग्जाम्पल आपको और दूंगा, आप हैरान हो जाओगे। जिसमें कारगिल वॉर हुई, शिमला में एक शूटिंग हो रही थी फिल्म की, सन्नी देओल की, अमीषा पटेल, सन्नी देओल की, डॉक्टर घोष भी उस चीज की, वो फिल्म थी गदर, एक प्रेम कथा, अनिल शर्मा उसके डायरेक्टर थे। और कारगिल के लोगों की डेड बॉडीज आ रही थी शिमला में, और उससे पहले एक बॉर्डर मूवी आई थी सन्नी देओल की, जिसमें के पाकिस्तान और इंडिया के वॉर पे वो पूरी फिल्म थी। तो मुझे लगा कि अगर आप सन्नी देओल एक पूरा मैसेज, पॉजिटिव मैसेज दे रहे हैं, सारी दुनिया दे रही है, अगर सन्नी देओल भी एक मैसेज दे दें कि मैं तो गदर फिल्म में, सॉरी बॉर्डर फिल्म का एक हीरो था, सिर्फ एक हीरो था, मैं तो एक नकली हीरो हूं, असली हीरो तो जो डेड बॉर्डर पे लड़ रहे हैं वो लोग हैं। तो ऐसा मैसेज एक आदमी में बड़ी पॉजिटिविटी क्रिएट करेगा और एक अच्छा मैसेज जाएगा इंडियन आर्मी को।
तो मैंने उससे टाइम लिया और उससे जब बात की तो बहुत ही फनी रिएक्शन था सनी देओल का। अब आप इसको कंपेयर करना रोडू के उस आदमी से जो कह रहा है कि 5 लाख का चेक सर नेक्स्ट डोर वाले को दे दो, उसके माँ है सिर्फ विधवा, कोई नहीं है, और एक सनी देओल जो इतना बड़ा एक्टर था इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का, और उसका माइंडसेट क्या था और उसका क्या था। तो जब मैंने उससे कहा तो वो स्ट्रेस में आ गया। पहले तो उसने आंसर नहीं किया। मैंने कहा ये तो नहीं, उसने कहा कि आप मेरे से क्या मैसेज चाहते हो। मैंने कहा आपसे बड़ा सिंपल मैसेज चाहते हैं कि आप इंडियन आर्मी को बूस्टअप करने के लिए एक मैसेज दो कि ये जो भी ये सिचुएशन है, इस सिचुएशन से हम निकलेंगे, और मैं तो एक नकली हीरो था फिल्म का, बॉर्डर फिल्म में, आप लोग असली हीरो जो बॉर्डर पे लड़ रहे हो, जिनकी डेड बॉडीज आ रही हैं उनको हम सलाम करते हैं, इस टाइप का कोई मैसेज आपका चाहिए। तो उसका जवाब था कि मेरी ऑडियंस तो पाकिस्तान में भी है, मेरी ऑडियंस पाकिस्तान में भी, मैं ऐसी स्टेटमेंट दूंगा तो मेरी फिल्में वहां नहीं चलेंगी। अब आप सोच सकते हो कि आप किस लेवल पे सोच रहे हो और आप किस तरह से सोच रहे हो। और ये अलग बात है, खैर वो पहले हमने सोचा कि इसको इग्नोर करें, फिर बाद में हमने डिसाइड किया कि हम इसको पब्लिश करेंगे। हमने इसको पब्लिश किया और जब वो पब्लिश हुई अगले दिन लोगों ने शिमला में शूटिंग रोक दी, लोगों ने आंदोलन किया, लोगों ने सनी देओल के मुर्दाबाद के नारे लगाए, फिल्म यूनिट को शूट नहीं करने दिया। और जब तक वो लोगों ने माफी नहीं मांगी, पूरी यूनिट ने, जब तक सनी देओल ने माफी नहीं मांगी, और एक डेड बॉडी उस दिन भी रिज पे आई थी, रिज पे रखी थी, सनी देओल पर्सनली वहां पे आए और आके उन्होंने वहां पे फूल चढ़ाया और कहा कि मेरे से गलती होगी, मैं इंडिया के साथ हूं, मैं इंडियन हूं। तो ये जो आप रिएक्ट करते हो, मैं इसके लिए सनी देओल को दोष नहीं दूंगा। अभी मनाली में वो रहते हैं आजकल सनी देओल, मुझे अभी थोड़े दिन पहले ही वहां मिल गए एक दिन, तो मैंने काफी बात हुई, तो आजकल वो वहीं रहते हैं, तो वहीं पे रह गए, बॉबी देओल और सनी देओल वहीं रह रहे हैं। तो जब उनको मैंने याद दिलाया कि आपका एक इंटरव्यू ये था, वो मैं था, तो उन्होंने पहले तो बोला हंसे, फिर उन्होंने कहा कि वो एक्चुअली मैं भी बच्चा था, मुझे भी नहीं समझ आ रही थी कैसे रिएक्ट करना है। तो एक रिएक्शन जो है ना, ये तो एक इंटरव्यू था सिर्फ, पर आप जब स्ट्रेस में हैं या जब आपके पास स्ट्रेस है तो आपको कैसे रिएक्ट करना है या नहीं करना है, ये सीखने की जरूरत है, जो आपको साइकोलॉजी सिखाती है, मुझे ऐसा लगता है। और बहुत सारे इंसिडेंट मैंने कवर किए हैं, बहुत सारे वो लोग बच जाते हैं जो लोग उस समय जब डिजास्टर हो, उसमें जो ड्यूरिंग डिजास्टर है, आफ्टर डिजास्टर तो बहुत सारे लोग आपको बचाने के लिए आ जाएंगे, लेकिन जो ड्यूरिंग डिजास्टर है, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो आपको बचाता है और कोई नहीं बचाता, और आपकी हिम्मत बचाती है। लास्ट में एक एग्जांपल आपको मुझे और देता हूं। एक बिलासपुर में अगर कोई गए हैं, बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है जिसका नाम है बागछाल, कितने लोगों ने सुना होगा, वहां एक ब्रिज बना है 21-22 करोड़ का। उस ब्रिज की स्टोरी तो अलग है कि वो ब्रिज खराब हो गया और बना, लेकिन उसका नाम बड़ा इंटरेस्टिंग था। तो वहां पे एक बार मैं गया तो मैंने कहा कि इसकी कोई स्टोरी जरूर है। बाघ, हम सब जानते हैं कि लेपर्ड को हम बाघ बोलते हैं जनरली, छाल छलांग, तो मैंने कहा ये बागछाल गांव का नाम है, ये पुल का नाम भी बागछाल है, इसकी स्टोरी क्या आप सुनोगे, बड़ी मोटिवेशनल स्टोरी है जो मैंने आपको बात कही, इससे रिलेट आप इससे करोगे। उस नदी पे जहां पे वो ब्रिज बना है बागछाल, एक चट्टान है जिसके दोनों तरफ से नदी बह रही है, बीच में वो पानी है। बहुत साल पहले, 40-50 साल पहले या 60 साल पहले या पता नहीं 70 साल पहले, वहां एक बाघ था जो जनरली उस रिवर को क्रॉस करके इधर उधर चलता रहता था। और वो बाघ क्या करता था, यहां से जंप करता था उस रॉक पे, रॉक से जंप करता था दूसरे कॉर्नर पे। एक दिन उस बाघ ने छलांग मारी रॉक पे और वो थोड़ी देर रुक गया। जब वो थोड़ी देर रुका, उसने सामने देखा तो उसको लगा ये मेरे से क्रॉस नहीं होगी रिवर, जो रोज करता था। तो वो घूम रहा चट्टान पे कि थोड़ी देर में देखता हूं, और उसके बाद वो कॉन्फिडेंस लूज कर गया। वो उसी रॉक में 30-40 दिन भूखा रहा, वहीं पे उसकी बाघ की डेथ हुई। तो मैसेज क्या है कि कॉन्फिडेंस लूज करने से वो काम भी नहीं कर पाया जिसको रोज करता था, और उस जगह का नाम आज बागछाल है। आप कभी बिलासपुर जाएंगे, ब्रिज बना है, बहुत बड़ा ब्रिज बना है, वहां से नेशनल हाईवे जाता है। तो वो एक ऐसा एग्जांपल है कि वो आप अगर खुद कॉन्फिडेंस लूज करेंगे, पर्टिकुलरली इन डिजास्टर, और अगर आप उसके लिए प्रिपेयर नहीं होंगे, बहुत सारे डिजास्टर में हमारे लोग इसलिए बचे हैं। थाईलैंड का एक डिजास्टर था जो मैंने पॉइंट्स पहले लिखे, तो उसमें से बड़े छोटे पॉइंट्स में आपसे डिस्कस करूंगा। एक बच्चे ने स्कूल में एक साइन पढ़ा था जिसमें साइक्लोन का साइन उसको टीचर ने बता रखा था। तो वो पेरेंट्स के साथ थाईलैंड में बीच पे घूम रहा था, वहां पे उसको लगा कि वो एक साइन रिफ्लेक्ट हो रहा है। उसने अपने फादर को कहा कि पापा ये मुझे टीचर ने बताया था, ये साइक्लोन आने से पहले का साइन है, लेकिन लोग यहाँ पर समझ रहे गवर्नमेंट को अभी वहां में देर थी। और उस बच्चे की वजह से उस बीच पे 100-200 लोग थे जिनको उन्होंने कहा कि ये साइन साइक्लोन का शायद साइक्लोन ना आए।
और वो लोग वहां से रिमूव हो गए टाइमली और एक भी आदमी की डेथ नहीं हुई। तो आप समझते हो कितनी इंटरेस्टिंग और कितनी ये जो आपकी पहले की तैयारी है, ये जो आपकी अवेयरनेस है, और वो अवेयर करने में कोई आदमी आपका साथ नहीं दे रहा है, गवर्नमेंट आपके साथ नहीं, आप उस पर विश्वास मत करो। जो घोष साहब ने कहा आपका कॉन्फिडेंस ही आपके काम आएगा। तो किसी पे आप अपने लिए खुद तैयार करो, अपनी फैमिलीज को तैयार करो, आप अपने घर की सिचुएशन देखो। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, लेकिन शिमला और कांगड़ा के लोगों को या कुल्लू के लोगों को जो अर्थक्वेक प्रोन एरिया में रह रहे हैं, जो दीवार पे लिखी हुई इबारत है, जो देख सकते हैं कि भूकंप आ सकता है, अगर हम उसके अभी भी अवेयर नहीं है, आंख बंद के चल रहे हैं, उसके लिए फिर कल को हम ही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। आप अपने घर की सिचुएशन देखें, आप अपने आसपास की देखें, सबको अवेयर करें कि अगर कल को अर्थक्वेक आता है या अगर कल को कोई डिजास्टर होता है, आग भी लगती है, तो आपने कैसे बचना है। तो ये बहुत जरूरी चीजें हैं जो मुझे लगता है कि प्रैक्टिकल चीजें हैं, जिससे कि आप अगर जाए आज तैयार होके जाए, क्योंकि ये बहुत लाइटली लेने वाली चीज नहीं है। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने IIT बॉम्बे को आज कहा है कि हिमाचल को आप एक मॉडल स्टेट लेंगे, सिर्फ हिमाचल को चूज किया है, आप केरला को भी कर सकते थे साइक्लोन के हिसाब से, आप आंध्रा को भी कर सकते थे, बहुत सारी स्टेट्स हैं जहां डिजास्टर है, लेकिन ये बात अब क्यों बाहर नहीं आ रही है, क्योंकि पैनिक होता है। इसलिए मैंने आपको 2006 का जो एग्जांपल दिया, जो पैनिक शिमला में क्रिएट हुआ था, गवर्नमेंट उसके बाद समझ नहीं पा रही है कैसे लोगों को अवेयर किया जाए, कैसे लोगों को बताया जाए कि वो पैनिक में ना आए। और जैसे शिमला खाली हो गया था, लोगों को कल भूकंप आने वाला है, तो इस बात के लिए आप लोग सीरियसली इसको सोचें। और मैं आप जगह जगह जाएं और लोगों और बात करें, पर्टिकुलरली होमगार्ड इस बारे में काम कर रहा है और भी कई एजेंसीज काम कर रही हैं। अपने पेरेंट्स को, खुद को सभी लोग बताएं। तो प्री डिजास्टर, आफ्टर डिजास्टर या ड्यूरिंग डिजास्टर की जो भी सिचुएशन है आप भी पढ़ें। ये प्रैक्टिकल चीज है जो हमारे काम आने वाली है। अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो हम ले सकते हैं। सर, एक्चुअली मीडिया का रोल बहुत महत्वपूर्ण होता है किसी भी राष्ट्र में जी। लेकिन पिछले कुछ दिनों से या पिछले कुछ महीनों से ना, मुझे ये पर्सनली लगता है कि मीडिया के कुछ चैनल एक मजाक बन गए हैं सर जी। खासकर जब ये भारत पाकिस्तान का कुछ इंसिडेंट हुआ था, तो इतना भी कहा गया कि असीम मुनीर को अरेस्ट कर लिया गया है, या हमारी आर्मी पाकिस्तान तक पहुंच गई है, इस्लामाबाद पहुंच गई है। तो ये सिर्फ पैसे का खेल है या समझ नहीं आ रहा सर। ये बड़ी विचित्र स्थिति बन जाती है सर। हम विश्वास करें, नो डाउट बहुत महत्वपूर्ण रोल है सर, मैं मना नहीं कर रहा इस चीज से, लेकिन आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। आज इंडियन मीडिया की जो सिचुएशन है, आज वर्ल्ड रैंक में 157 नंबर है हमारा, अगर आप क्रेडिबिलिटी के हिसाब से बात करें। पहले 151 था, इस बार का जो रैंकिंग आई है 157 है। बांग्लादेश का मीडिया हमसे ज्यादा क्रेडिबल है, पाकिस्तान का मीडिया हमसे ज्यादा क्रेडिबल है। ये ऐसा क्यों है? इसके 2-3 रीजन है और मुझे लगता है कि ये सेटलमेंट का दौर है जो आज की डेट में चल रहा है। और जैसे मैंने आपको कहा कि कारगिल वॉर में मीडिया थोड़ा ज्यादा रिस्पॉन्सिबल था, लेकिन जो इस वॉर में इंडियन मीडिया का जो मजाक उड़ा है, वो एक मीडिया के बारे में, मीडिया की जो गाइडलाइंस है उसमें यह है कि आपको अपने देश के अगेंस्ट नहीं जाना है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने देश की मजाक ही उड़वा दो। आप अपने देश को कह दो कि वो लाहौर में हमारी सेना पहुंच गई, अगर वो नहीं पहुंची है तो अगले दिन आपका एक्सपोजर तो होगा, एक्सपोज होंगे आप। तो ये मीडिया की गलती है, बहुत बड़ी गलती है। और इंडियन मीडिया ना अभी सीख रहा है। अगर आप देखें तो 2-3 इंसिडेंट थे, जैसे 9/11, ये बॉम्बे वाला जब ताज पे टेररिस्ट अटैक हुआ था, उससे इंडियन मीडिया ने सीखा, जिसके बाद लाइव टेलीकास्ट होना बंद हो गया। उससे पहले टेररिस्ट एक्टिविटीज को हम लाइव टेलीकास्ट करते थे, लेकिन कसाब ने होटल के अंदर टीवी देखते देखते ये देख लिया कि बाहर कहां पुलिस खड़ी है, कहां आर्मी खड़ी है, कहां से उसको निकलना है, कहां से उसको ब्लास्ट करना है। तो वो इंडियन मीडिया की बहुत बड़ी गलती थी, पर वो एक ही बार हुई। उसके बाद इंडियन मीडिया ने उससे सीखा। आज कोई भी लाइव टेलीकास्ट नहीं किया जाता। और ड्यूरिंग पाकिस्तान में अगर आपने देखा होगा, जो वॉर थी जिसकी आपने जिक्र किया, उसमें भी इंडियन मीडिया ने लोकेशन शेयर नहीं की। कहीं से बॉर्डर पे कहीं से आप चैनल लिखते थे। पर ये एक नया एग्जांपल है और नेक्स्ट टाइम ये भी रिपीट नहीं होगा। कारगिल वॉर, ये जो अभी कॉन्फ्लिक्ट था, उसमें एक और बड़ी गलती हुई थी जो आप लोगों के ध्यान में आई होगी। सेम डे पे धर्मशाला में क्रिकेट मैच हुआ था जब, और जिसको कैंसिल किया गया था। वो एक बहुत बड़ा ब्लंडर था जो लास्ट मिनट पे, वो जिसको कहते हैं कि वो हमारी तरफ से बहुत बड़ा ब्लंडर था, क्योंकि कारगिल वॉर में बरखा दत्त ने एनडीटीवी के लिए इंडियन आर्मी के एक ऑफिसर का इंटरव्यू लिया था। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को पता होगा। और जैसे ही वो इंटरव्यू खत्म हुआ था, लाइव टेलीकास्ट हुआ, उसके बाद एक मिसाइल अटैक हुआ उस जगह पे और इंडियन आर्मी का कैंप उड़ गया। वो कैसे उड़ा? क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी इंटरव्यू की लाइव सेट टेलीकास्ट हुई थी, उस फ्रीक्वेंसी पे को ट्रैक कर लिया पाकिस्तान की आर्मी ने, और उसी पे उन्होंने मिसाइल फिट की और अटैक किया। तो हमारे एक ऑफिसर मारे गए और हमारा कैंप पूरा इंडियन आर्मी का उड़ा।
अब इसके बाद इंडियन मीडिया इसके बारे में वो और अलर्ट हुआ, और इस बार जब धर्मशाला का मैच था उसमें भी हम लेट हुए, पर वो बिल्कुल क्राउड आ चुका था। पर ये सेम चीज जब लाइव टेलीकास्ट शुरू हो रहा था तो वो पाकिस्तान आर्मी के पास इंटीमेशन कभी भी जा सकती थी। तो एक तो हम थोड़े से सुस्त थे डिसीजन लेने में, पाकिस्तान आर्मी उससे भी ज्यादा सुस्त थी, उन्होंने कुछ नहीं किया, अदरवाइज उनके पास चांस था सिविलियंस पे अटैक करने का, तो वो नहीं हुआ। पर ये जैसा आपने कहा कि ये बिल्कुल एग्री कर रहा हूं मैं आपकी बात से, और इंडियन मीडिया की क्रेडिबिलिटी आज स्टेक्स पे है। इस पे लंबी डिस्कशन हो सकती है, कल परसों भी और भी जगह कई जगह ये एक टॉपिक है जिसपे डिस्कस होना चाहिए, क्योंकि फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी का आपने स्टेटस दिया है इसको। लेकिन मैं समझता हूं कि जैसे एक दौर किसी भी चीज का है सेटलमेंट का, वो सेटलमेंट का दौर है, इसके लिए 10 से 1 साल लगेंगे आपको। और जिस तरह से बड़ी तेजी से हमारा मीडिया चेंज हो रहा है, पहले अखबार आया, फिर टीवी आया, फिर सोशल मीडिया आया, और लोग शिफ्ट कर रहे हैं एक दूसरे उस पे। तो इंडियन मीडिया आज जिस मीडिया की सबसे बड़ी बात यह है कि मीडिया जो दिखा रहा है उसी से वो एक्सपोज हो रहा है, उसके इवेल्युएटर देख रहे हैं, वो छुपा के कोई हेराफेरी नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी पोजीशन ऐसी है कि आपको इवेल्युएट डे बाय डे किया जाएगा, आपकी इवेल्युएशन रोज होगी, आपको रोज एग्जामिनर आपके व्यूअर आपके रीडर है जो आपको रोज इवेल्युएट कर रहे हैं। तो उस इवेल्युएशन में अगर आप फेल हो गए तो आप सर्वाइव नहीं कर सकते। तो मीडिया में वो लोग सर्वाइव नहीं करेंगे जो इस तरह की चीजें कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं ये गलती हुई है, पर ये धीरे धीरे खुद ब खुद सिस्टम में रेक्टिफाई होगी। Anyone else?